स्टूडेंट्स, और यू ऑल सब आ गए क्लास में? ओके, पेज नंबर निकालो 66। लास्ट चैप्टर हम थे पेज नंबर 66 में। पेज नंबर 66 निकालो सब कोई। निहारिका, सलोनी, किशन, झील, विवेक। निहारिका चश्मा लगा ली है? और मोटे पालीवाल, सोनू है क्लास में? सोनू है क्या? ओके, अब देखो पेज नंबर 66 में आ जाओ। पेज नंबर 66 में आज हम कुछ ट्राइबल पीजेंट्स मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पेशली राजस्थान से ओरिएंटेड। कि ये जो वर्ल्ड वाइड किसानों का जो मूवमेंट हो रहा था और अलग अलग जगह जो अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स हो रहे थे, वो राजस्थान में किस प्रकार का और क्या क्या मूवमेंट्स हो रहा है हुआ था, वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है? जिसको भी वॉइस की प्रॉब्लम है ईयरफोन लगा लो। रेखा ईयरफोन लगा ले, वो वॉइस क्लियर आएगी। मेरी वॉइस बिल्कुल मस्त है एकदम। ईयरफोन लगाओ, आराम से सुनाई देगा। तो पेज नंबर 66, ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान। Political awareness began in Rajasthan with the efforts of the farmers and tribals. When exorbitant burden of taxes was imposed on farmers, they opposed and challenged the contemporary political system. In tribal areas of Rajasthan, such movements were motivated and became a source of inspiration for the future movements, which had started against injustice and unnecessary exploitation. Bhils used to reside in the southern region of Rajasthan, mainly Dungarpur, Mewar, Pratapgarh, Baswara and Kushalgarh. Bhil is an extremely traditional tribe which is aware of its social and economic status when their traditional rights were violated. तो फार्मर्स मूवमेंट जो था ये चारों तरफ चल रहा था। रीजन वही सेम था कि टैक्सेशन का बर्डन था। ब्रिटिशर्स के द्वारा ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन इम्पोज किया जा रहा था। कुछ जगह जो है वो फेमाइन, सूखे से जूझ रहे थे, कंडीशंस में नहीं थे कि टैक्स दे पाए, और जब वो टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे तो उनके लैंड्स उनसे छीन लिया जा रहा था। ये था मेजर रीजन फार्मर्स के रिवॉल्ट करने का। अब राजस्थान में जो सबसे पहले फार्मर्स और ट्राइबल्स का मूवमेंट शुरू हुआ था, ये हुआ था भील लोगों के द्वारा। जो भील लोग थे, इन्होंने जो है सबसे पहला मूवमेंट जो है वो शुरू किया था। इनका जो रीजन था, भील लोग जो थे ज्यादातर डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, इस जगह में जो थे भील ट्राइब सबसे ज्यादा रहते थे। और इन्होंने जो है सबसे पहले जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है आंदोलन किया, अपनी आवाज उठाई। इसके तहत जो सबसे पहला मूवमेंट हुआ वो हुआ तुम्हारा भगत मूवमेंट। For social and rural upliftment of the Bhils, Govind Guru established the Sam Sabha and formed the Bhagat movement to keep them in Hinduism. The administration was concerned about the social renaissance sponsored by the Sam Sabha among the Bhils from Mewar, Dungarpur, Idar, Gujarat, Vijayanagar and Malwa. Therefore, it forced the Bhils not to participate in the Bhagat movement. When Bhils were forced to perform beggar, forceful work in field and deprived them of their fundamental rights, they began to a movement. The Britishers felt that the objective of the social reform movement run by Govind Guru is the formation of a Bhil state. Govind Guru was arrested by Dungarpur state in April 1913 but released later. Govind Guru proceeded towards Mangad Hills with his companions. In October 1913, through a message urged the Bhils to assemble on Mangad Hill. The Bhils assembled in the large numbers with arms and ammunition. Scared by the unity of Bhils, the British sent a massive army.
They reached the Mangarh Hills and opened fire on Bhils in order to disperse them. According to the official estimates, 1500 Bhils were killed. Thus, the Bhagat movement was crushed mercilessly and Govind Guru was sentenced to 10 years of imprisonment. अब ये जो भील लोगों के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था, उसका सबसे पहला जो आंदोलन शुरू हुआ था वो हुआ था तुम्हारा भगत मूवमेंट से। सलोनी, तो ये जो भील मूवमेंट शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था भगत मूवमेंट के साथ में, और इनके जो गुरु थे उनका नाम था गोविंद गुरु। गोविंद गुरु जो थे ये अलग अलग लोगों को, सारे ट्राइबल्स को इकट्ठा कर रहे थे और इकट्ठा करके जो है उनको अपने हक के लिए लड़ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। साथ ही साथ वो अपनी हिंदुइज्म फैक्टर को भी बचाना चाहते थे, क्योंकि उस समय जो था ब्रिटिशर्स बहुत जोर शोर से क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे। हिंदूज को जो है वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट किया जा रहा था, फोर्सफुली भी और अलग अलग प्रलोभन यानी लालच देकर, जैसे कि तुमको ब्रिटिशर्स के बराबर रहने का हक दिया जाएगा, तुमको गवर्नमेंट जॉब्स दी जाएगी, तुमको अच्छे रहने की जगह दी जाएगी अगर तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ तो इस तरीके से भी किया जा रहा था। अब गोविंद गुरु जब ये मूवमेंट कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को रोकने के लिए उनको जेल में डाल दिया। कुछ साल तक जेल में रहने के बाद गोविंद गुरु जब वापस जेल से छूट कर आए तो वापस उन्होंने जो ये मूवमेंट है वो जोर शोर से बढ़ाया, और मानगढ़ हिल में जो है उन्होंने मानगढ़ हिल के अंदर में एक बहुत बड़ा एसोसिएशन फॉर्म किया जिसका नाम था संप सभा। संप सभा के नाम से इन्होंने एक बहुत बड़ा एसोसिएशन फॉर्म किया। अब जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि यहाँ पर मानगढ़ हिल्स में जो है इस तरीके का एक बहुत बड़ा सभा किया जा रहा है जहां ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने की एक कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो पूरे हिल्स को घेर कर वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, जैसे कि उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर में किया था। तो जैसे उन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर में किया था उसी तरीके से उन्होंने मानगढ़ हिल को पूरा घेर कर जो है, और मानगढ़ हिल में भी उस तरीके से अंधाधुंध जो है गोलियां वो चलाने लगे। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट उसका ये हुआ कि करीब करीब 1500 लोगों ने उसमें जान गंवाई और गोविंद गुरु को जो है जेल में डाल दिया गया लाइफ टाइम के लिए। ये जो बड़ा इंसिडेंट था, ये जलियांवाला बाग के बाद में ये सबसे बड़ा इंसिडेंट था जहां पर इस तरीके से इतने बड़ी संख्या में इतने लोगों को जो है गोलियों से भून दिया गया। इसीलिए इस इवेंट को ध्यान रखना, क्वेश्चन में बहुत बार आता है, ये जो संप सभा हुआ था, ये मानगढ़ हिल वाला जो इंसिडेंट है, इसको जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। इस मूवमेंट, इस जो इंसिडेंट है, इसको जलियांवाला बाग मैसेकर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। उसके बाद आया एकी मूवमेंट। Even after crushing the Bhagat movement, the government policies against the Bhils continued. In 1970s, the Bhils and the Garcias jointly sent a letter to the Maharana and expressed their protest against the exploitative policies in Bihar. When the expected results were not obtained, the Bhils began a movement under the leadership of Motilal Tejawat. This movement came to be known as Eki movement. यहीं पर जो है ये जो भील लोगों के द्वारा जो मूवमेंट शुरू किया गया था, ये मूवमेंट यहीं पर खत्म नहीं हुआ। ये जो है इसके बाद में क्या हुआ, भील लोगों के साथ में एक दूसरा ट्राइबल ग्रुप जुड़ गया जिनका नाम था गर्सियास। ये गर्सिया लोगों ने भील लोगों का साथ दिया और ये दोनों ट्राइबल ग्रुप ने पहले तो महाराणा ऑफ मेवाड़, वहां उन्होंने लेटर भेजी कि ये जो बेगार सिस्टम होता था कि जब टैक्सेशन नहीं दे पाते थे तो इन लोगों को जो है बंधुआ मजदूरी के तौर पर जो है मजदूरी कराई जाती थी और इनको वेजेस के हिसाब से कुछ नहीं दिया जाता था। तो इसके सिस्टम के खिलाफ उन्होंने लेटर लिखा बाकायदा महाराणा को, और जब उनको एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला तो उन्होंने जो है आंदोलन कर दिया। और इस एक ही मूवमेंट के जो लीडर थे उनका नाम था तुम्हारा मोतीलाल तेजावत। तो ये मोतीलाल तेजावत के अंडर में उन्होंने जो है एक ही मूवमेंट शुरू किया। तो ये तो था भील लोगों का मूवमेंट। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से पीजन मूवमेंट्स इन राजस्थान जो है अलग अलग जगह पर
अलग अलग लोगों के द्वारा किस तरीके से ये फैला। The political, social and economic structure of Rajasthan was feudalistic. This structure was three-tier in which rulers, jagirdars and farmers were included. This system was based upon the mutual coordination of these people. Till the end of the 19th century, their relations remained cordial, but after the scenario of Rajasthan began to change. As a consequence, different parts of Rajasthan has to face several peasant movements. तो अब जो है धीरे धीरे पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिनेरियो यानी पॉलिसीज चेंज होने से अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके के मूवमेंट्स होने लगे। पहले तो जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो फार्मर्स के द्वारा शुरू हुआ था, जो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में होता हुआ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में गया। उसके बाद में कुछ जगह पर जो है वो लैंडलॉर्ड्स भी ब्रिटिशर्स के प्रेशराइजेशन में परेशान हो चुके थे और कुछ मूवमेंट्स में जो है खुले तौर पर जो है वो फार्मर्स के साथ में जो है लैंडलॉर्ड्स भी जुड़े। तो इस तरीके से जो है देश के अलग अलग कोने में और स्पेशली राजस्थान में ये अलग अलग तरीके का मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ। अब इसके कई रीजंस थे अलग अलग जगह के मूवमेंट्स के। पहला रीजन, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिशर्स द रूलर्स डिड नॉट पे अटेंशन टू देयर सब्जेक्ट्स। The rulers and jagirdars assumed that their mere existence depend on the British rule. Therefore, the dependence of the rulers on the jagirdars and the dependence of the jagirdars on the farmers continued to weaken. अच्छा, अब क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में, ब्रिटिशर्स के प्रेशर में जो जागीरदार्स होते थे, जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, उन्होंने जो है अपने किसान के तरफ ध्यान नहीं दिया, ना ही उनको डेवलपमेंट के लिए उनके लिए कोई काम किया, ना ही उनको किसी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की कि बीज मुहैया करवाना या पानी की कोई सुविधा उपलब्ध करवाना, कुछ भी नहीं किया। बल्कि ब्रिटिशर्स के प्रेशर में आकर ये लोग जो थे और इन किसानों पे जुल्म अत्याचार करने लगे, उन्हें मारना, उन्हें कूटना, जबरन उनकी जमीनें छीन लेना, इस तरीके के काम करने लगे। इस तरीके से जो हुआ, जो किसान वर्ग था वो अपने ही रीजन में अपने अपने लैंडलॉर्ड्स और जागीरदार के खिलाफ हो गए और उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। तो इस तरीके से जो था ये गैप जो था जागीरदार्स के बीच में और फार्मर्स के बीच में ये बढ़ता चले गया और ये जो है एक वायलेंट रूप ले लिया, एक लड़ाई का रूप ले लिया इसने। ये तो था पहला रीजन। दूसरा, इन एडिशन टू विथ कलेक्टिंग एक्सेसिव रेवेन्यू, द बेगार एंड लगान टेकन फ्रॉम फार्मर्स वाज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली। इन सम स्टेट्स द नंबर ऑफ सच टैक्सेस वाज इवन मोर देन 300। अलग अलग चीजों पे अलग अलग तरीके से टैक्सेशन लगाए जाने लगे। ऐसे छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े अलग अलग तरीके के टैक्सेशन करते 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 कुछ रीजन्स में तो 300 तरीके के अलग अलग टैक्सेशन लगा दिए। तो लोग जो थे वो इस टैक्सेशन के बोझ तले दबते जा रहे थे और एक सिचुएशन ऐसे आ गई कि उनमें एक अत्यंत आक्रोश जाग गया कि एक हद होती है टैक्सेशन का, कितने तरीके का टैक्सेशन थे। ये दूसरा रीजन था। Third, in this period, the number of agricultural laborers increased significantly as many people depended on agriculture after being displaced from other occupations. Due to this increase in number of agricultural labor, the Jagirdars started more arrogantly. एग्रीकल्चर फील्ड में लेबर्स या काम करने वाले लोग ज्यादा उनकी नंबर बढ़ने लगे। उसका रीजन था कि जो लोग अलग अलग तरीके का कोई छोटा मोटा व्यापार करते थे या किसी तरीके का अलग छोटा मोटा काम करते थे, उनसे उनके रोजगार छीन लिया गया। उनके पास जो अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ इनकम था या अलग अलग तरीके का काम करते थे, ये सारा काम उनसे छूट गया। अब उनके पास सर्वाइवल के लिए करने को कुछ नहीं रहा, तो वो लोग भी जो है खेतों में काम करने के लिए आने लग गए। अब ये लोग जब खेतों में काम करने के लिए आने लग गए तो किसान तो पहले बेचारे टैक्सेशन से मजबूर थे,
ये लोग जो नए लोग थे, ये लोग कहाँ काम करते थे, कोई ऑप्शंस नहीं बचा था। तो इस तरीके से जो है अब इसका जो जागीरदार लोग थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो इसका मनमर्जी फायदा उठाने लग गए और जिस तरीके से पॉसिबल हो, जैसे भी हो, लोगों का जो है वो अलग अलग तरीके से जो है वो शोषण करने लग गए, उनको मैनिपुलेट करने लग गए, उन पे अत्याचार करने लग गए, इस तरीके से जो है उनका शोषण करने लग गए। पालीवाल इधर उधर कहां देख रही है? फोर्थ रीजन, the swing out in agricultural prices was not beneficial for the farmers. Due to decline in prices, the savings of the farmers were reduced. Whereas in case of increase in prices, they could not get any profit because the Jagirdars used to collect land revenue from them in the form of commodities. अब ये जो जागीरदार लोग थे, इनसे इनका फसल पूरा टैक्सेशन के तौर पर ले जाते थे और टैक्सेशन के तौर पर ले जाते थे। और दूसरा बात है, जो प्राइसेस था चीजों का वो बढ़ते जा रहा था। फार्मर्स इतनी कड़ी मेहनत करने के बावजूद कुछ सेविंग करना तो दूर, उनको 2 टाइम प्रॉपर उनके अनाज उगाने के बाद उनको खुद को अनाज के लाले पड़ रहे थे। किसान जो पूरे देश का पेट भरता था, वो खुद भूखा मरने लग गया। इस तरीके की सिचुएशन उनके साथ आ गई। वो खुद मेहनत करके जो अनाज को पैदा करता, उस अनाज का हक उस पे नहीं रहा। तो इस तरीके से जो है ये एक आक्रोश का माहौल क्रिएट किया। और फिफ्थ रीजन जो था, after adopting the British administration system, the kind and the paternal outlook of the Jagirdars toward the farmers changed. पहले जो थे जागीरदार भी थोड़ा नरम रुख रखते थे कि अपने किसान को थोड़ा सा बढ़ावा दो, अपने किसानों का वो फलेंगे फूलेंगे, उनके पास अच्छी खेती होगी तो उसका बेनिफिट हमको ही मिलेगा। अब जागीरदार का भी रवैया जो था, लैंडलॉर्ड्स का जो रवैया था, उनका भी बदल गया था। उनका जो इश्यू था कि ब्रिटिशर्स की डिमांड पूरे करते करते वो अपने ही लोगों को, अपने ही किसानों को जो है वो पीस रहे थे, क्योंकि उसको डर था कि अगर मैं इनको नहीं मारूंगा तो मेरी जागीरदारी मेरे से ब्रिटिशर्स छीन लेंगे। तो वो अपनी जागीरदारी बचाने के लिए, वो अपना पेट भरने के लिए जो है किसानों पे जुल्म अत्याचार कर रहा था और ब्रिटिशर्स की जो है वो तिजोरियां भर रहा था। तो इस तरीके से जो है किसानों पे जो है वो अत्याचार हो रहे थे। अब आते हैं हम बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट। बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट ये शुरू हुआ था भीलवाड़ा में। बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट was the pioneer of other peasant movements of Rajasthan. Most of the farmers of this region were from Dhakar caste. In 1894 AD till the time of death of Rao Govind Das of Bijolia, the farmers were not in extreme opposition of Jagirdar. But in 1894, the newly appointed Jagirdar Kishan Singh introduced several changes in the Thikana and Jagir policies. In his time, around 87% of the income of the farmers was taken away by the Jagirdar through 84 taxes and revenues. Even after this, they were forced to do additional begar. अब ये जो बिजोलिया मूवमेंट था, ये शुरू हुआ था तुम्हारा भीलवाड़ा इलाके में, स्टेट में। अब ये जो वहां पर जो थी, ये जो किसान लोग थे वो ज्यादातर ढाकर कम्युनिटी के लोग थे, ढाकर कास्ट के लोग थे। अब इनके जो पहले जागीरदार थे वो थे तुम्हारा राव गोविंद दास। जब तक ये जिंदा था तब तक तो कोई इशू नहीं हुआ, चल रहे थे, तालमेल बनाकर किसान और जागीरदारों की चल रही थी। लेकिन उसके बाद, इनकी मृत्यु के बाद, वहां का जागीरदार बना किशन सिंह। अब किशन सिंह वहां का जागीरदार बनने के बाद में क्या हुआ, इसने 87% ऑफ द इनकम जो है फार्मर्स का वो उनसे छीना जा रहा था। यानी मात्र उसको अपने प्रोड्यूस का 13% मिलता था, 87% जो है वो जागीरदार लेके चले जाते थे अलग अलग टैक्सेशन के नाम से। उसने 84 तरीके के अलग अलग टैक्सेशन लगा दिए और 84 तरीके के अलग अलग टैक्सेशन लगाने के बाद में जो है वो 87% ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो किसानों का ले जाता था। और इसके अलावा भी जो लोग नहीं दे पाते थे उनको अगेन बॉन्डेड लेबर या बेगारी सिस्टम में जो है
उनके खेतों में काम करना पड़ता था जागीरदारों के में, जिसके एवज में उनको कुछ नहीं मिलता था। तो इस तरीके से जो है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई किशन सिंह के आने के बाद। In 1897 AD, during the death feast of Gangaram Dhakar father in village Girdarpur, thousands of farmers openly discussed their grievances and informed the Marana of Mewar about their condition. After hearing it, the Marana appointed an assistant revenue officer named Hamid Hussain to examine the complaints related to land revenue and Begar. Hamid Hussain reported against the state in Mahkama Khas but without any result. The state instructed the state to reduce merely 1 or 2 taxes. This increased the influence of Rao Kishan Singh. अभी किशन सिंह तो अत्याचार कर ही रहा था। एक बार क्या हुआ कि एक फंक्शन में गिरधरपुर विलेज में एक वहां के सरपंच नुमा व्यक्ति थे गंगाराम ढाकर के, तो अंत्येष्टि पर वहां एक मीटिंग हुई जहां पर हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए और जो महाराणा राजा थे मेवाड़ के वो भी आए थे। तो किसानों ने वहां पर जो है इतने सारे जो टैक्सेशन 84 तरीके के अलग अलग टैक्सेशन लगाए थे, इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, राजा से निवेदन किया महाराणा जी से। तो महाराणा ऑफ मेवाड़ ने हामिद हुसैन नाम के एक ऑफिसर को अपॉइंट किया कि वो इसकी इंक्वायरी करे और क्या प्रॉब्लम है इसको जो है देखे और डील करे। लेकिन सारी चीज होने के बावजूद भी किसानों को कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ 84 टैक्सेस में से 1 या 2 टैक्सेस कम कर दिए गए, यानी अभी भी उनको 82 अलग अलग टैक्सेशन देने थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, किशन सिंह जिसको देखा गया कि उसका प्रभाव वैसे ही रहा क्योंकि महाराणा ने भी उन्हीं को सपोर्ट किया। तो अब जो है वो किसानों पे और ज्यादा जो है जुल्म अत्याचार वो करने लग गया। The situation of Bijolia farmers was extremely miserable due to various types of taxes and severe famine of 1899 to 1900 AD. Even after this, Rao Kishan Singh imposed a new tax named Chowri tax on the farmers in 1903 AD. Under this, every person has to deposit 5 rupees in the state treasury on the occasion of his daughter's marriage. Chowri tax was not only a form of economic burden on the residents of Bijolia, but also extremely offensive from social viewpoint. The farmers opposed this tax peacefully and did not get their daughters married for 2 years. Due to the opposition of farmers, Rao was forced to remove Chowri tax, collecting 2/5 part from the produce in lieu of the state, and stopped sending out men along with the alakars who used to collect the produce. अब इसके बाद किशन सिंह ने क्या किया, एक तो किसान वैसे टैक्सेशन से मजबूर थे, एक साल बाढ़ वहां पर अकाल पड़ गया जिसके वजह से फसल नहीं हुई, और किशन सिंह ने एक नया टैक्स लगा दिया जिसका नाम था चावरी टैक्स। अब ये चावरी टैक्स क्या था, ये चावरी टैक्स के एक टैक्स था जिसमें कोई भी किसान अपनी बेटी की शादी करता है तो उसको शादी कराने से पहले 5 रुपए जो है वो नेशनल ट्रेजर में जो है जमा कराना पड़ेगा। उस समय 5 रुपए बहुत ही बड़ा अमाउंट होता था, आज के मान लो 50,000 के बराबर। तो 5 रुपए उसको जमा कराएगा तभी जाके वो अपनी बेटी की शादी कर सकता है। अब ये टैक्सेशन लगाने के बाद में ये जो है किसानों के लिए एक आग में घी की तरह काम कर गया। किसान इससे और भड़क गए, लेकिन उन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया उन्होंने पीसफुली किया, पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन किया और सारे किसानों ने अपनी बेटियों की शादी रोक दी। 2 साल तक किसी के घर में कोई शादी ब्याह नहीं हुआ किसी भी बेटी का। लास्ट में जो है किशन सिंह को बैकफुट में आना पड़ा और उसको चावरी टैक्स हटाना पड़ा, और फिर ये कॉम्प्रोमाइज वो एक डिसाइड हुआ कि अब उनको जो अपना प्रोड्यूस होता है उसका 2/5 हिस्सा जो है उनको देना पड़ेगा, यानी टोटल प्रोड्यूस का 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा तो एज ए टैक्स देना पड़ेगा और 3 हिस्सा जो है वो किसान के पास उसका प्रोड्यूस के हिसाब से रहेगा। In 1906, the newly appointed Jagidar Prithvi Singh of Bijolia not only ended the extremely old concessions but also imposed a new tax named Talwar Bandai on his subjects. During the time of Prithvi Singh, when plunder and exploitation had reached its height, in 1913 AD, under the leadership of Sadhu Sitaram Das, Fatehkaran Charan and Brahmadev,
The farmers refused to plow the fields in the Jagir region. As the fields of the Jagir region remained uncultivated, the state incurred huge loss. After this, the atrocities and exploitation committed by the Thakurs increased. Fateh Karan and Brahmadev got terrified by all this and left Bijolia, and Sadhu Sitaram Das were deprived of his job in the library. अब ये जो किशन सिंह का चैप्टर क्लोज हुआ, तो इसके बाद आ गए तुम्हारे दूसरे, जिसका नाम था पृथ्वी सिंह। ये वापिस एक नया टैक्सेशन लगा दिया जिसका नाम था तलवार बंदई टैक्स। अब वापिस वही चीजें दोहराने लग गई। इसके खिलाफ जो है साधु सीताराम दास, फतेह करण चरण और ब्रह्मदेव के लीडरशिप में एक मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके तहत फार्मर्स ने ये डिसाइड किया कि वो जागीरों की जमीनों पर खेती नहीं करेंगे, कि चाहे भूखे मर जाएं, किसी भी कीमत पर जागीरदारों की जमीनों पे खेती नहीं करेंगे। जब उन्होंने जागीरदारों की जमीनों में खेती करने से मना कर दिया, तो किसानों को अब बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया। अब ये नुकसान की भरपाई करने के लिए जो जागीरदार थे, जो ठाकुर थे, वो बर्बरता पे उतर आए। किसानों पे जुल्म अत्याचार करना, मारना, कूटना, उनको यहाँ तक कि कईयों को तो उन्होंने मार मार कर जान से मार दिया। इतना भयावह स्थिति शुरू कर दिया कि ये जो लीडर्स मूवमेंट शुरू किए थे, इनको भागना पड़ा। और यहाँ तक कि साधु सीताराम दास जी को भी, जो उनकी छोटी मोटी नौकरी थी, निकाल दिया गया और उनको भी एक अज्ञातवास की तरह की लाइफ जो है उनको गुजारनी पड़ी। तो इस तरीके से जो है इन्होंने अपने जुल्म अत्याचार के जोर पर जो है इस मूवमेंट को क्रश कर दिया। After being invited by Sadhu Sitaram Das, Vijay Singh Pathik led the movement, and in 1917 AD, on the day of Haryali Amavasya, he formed an association named Uparmal Panch Board in village Barisal, and under this banner the movement was inaugurated. Impressed by the bravery and unity of the farmers, Tilak not only wrote a newspaper column in his newspaper Kesari, but also wrote a letter to Maharana Fateh Singh of Mewar that the royals of Mewar made immense sacrifices for independence. He further stated that you yourself are the worshipper of freedom, and it is a dishonor that worshippers of freedom in your state are being put in prison. On one hand, in order to revive the Bijolia farmers, a song Panchida composed by Maniklal Verma was sung. While on the other hand, Prayag Chasu Bhawarlal Swarnkar was also going from village to infuse the flame through his poems. With the objective of inducing the spirit of nationalism in Bijolia's young man, Pathik established an association named Uparmal Seva Samiti and published a panchayat paper named Uparmal Ka Danka. अब साधु सीताराम दास इसके बाद भी बैठे नहीं, उन्होंने जो है विजय सिंह पथिक को बुलाया। विजय सिंह पथिक उस समय में एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी लीडर थे। उन्होंने जो है विजय सिंह पथिक ने साधु सीताराम दास जी का साथ दिया और अपने ग्रुप के साथ में ये जो मूवमेंट को क्रश किया था, ये वापस किसानों के आंदोलन के लिए मूवमेंट शुरू की, जिसका साथ जो है केसरी, पंजाब केसरी में बाल गंगाधर तिलक ने दिया। उन्होंने न केवल उनकी तारीफ की, बल्कि उन्होंने जो है महाराणा मेवाड़ को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा गया कि आपके परिवार ने इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और आपके राज्य में किसानों के साथ इस तरीके का जो अत्याचार हो रहा है, जो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। तो इसके खिलाफ जो है लोकमान्य तिलक ने जो है वो अपने केसरी अखबार से उनके लिए आवाज उठाई। उनके मूवमेंट्स, उस अत्याचारों को देखते हुए कई लेखक भी सामने आए। एक गाना लिखा गया था पंचीड़ा, जो बहुत फेमस है, जो किसानों के लिए और आजादी के लड़ाई के लिए लिखा गया था। पटेल, डांडिया वाला पंचीड़ा नहीं। तो इस तरीके से
जो है इस मूवमेंट्स को सब लोगों का जो है सपोर्ट मिलने लग गया। कुछ लोग अपने लेख के तरीके से सपोर्ट देने लग गए, कुछ लोग जो है वो अपने सॉन्ग्स के थ्रू में देने लग गए। अच्छा, अब मैं ये छोड़ के गा के बताऊं कि पंचेड़ा सॉन्ग कौन सा था? झील तेरा अभी नवरात्रे बहुत देर है, तो अभी दिमाग उधर डांडिया में मत घुमा, नहीं तो मैं तेरा डांडिया कर दूंगा, याद रखना। क्लास खुलते ही और डांडिया कर दूंगा फिर मैं। ये सारा कॉन्सेप्ट मेरे को कंप्लीट चाहिए, एक एक वर्ड कंप्लीट चाहिए मेरे को कॉपी में। नहीं तो डांडिया दो डंडे, जो डांडिया में दो डंडे होते हैं ना, वैसे दो डंडे अलग लाऊंगा, बॉयज के लिए सेपरेट, गर्ल्स के लिए सेपरेट। अब ये मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए, स्पिरिट्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है एक ऊपरमल सेवा समिति एंड पब्लिश्ड ए पंचायत पेपर, एक पंचायत पेपर भी निकाला गया जिसका नाम था ऊपरमल का डंका। डंका का मतलब होता है शोर बजाना। तो इस तरीके से ये लोगों का आवाज उठाया जा रहा था, तो इस तरीके से जो है इसको ऊपरमल का डंका के नाम से जो है वो छापा गया। The representation of public movement of Mewar in Premchand's novel Rangbhumi is a reflection of Bijolia peasant movement itself. यहाँ तक कि जो बहुत बड़े हिंदी के लेखक थे मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने भी अपने लेख के द्वारा एक कहानी लिखी थी रंगभूमि, जो बहुत ही फेमस एक नॉवल था। वो जो था वो स्पेशली कंसंट्रेटेड था इन बिजोलिया मूवमेंट्स को लेकर और बिजोलिया फार्मर्स को लेकर। In April 1919 AD, the Udaipur state government formed a commission under chairmanship of Mandalgarh Hakim Bindulal Bhattacharya. In order to listen to the complaints of Bijolia farmers, the commission advocated various recommendations for the benefit of the farmers. But as the Mewar government didn't pay attention to them, the movement continued to function as usual. Officers of the Foreign Ministry of Indian Government believed that a quick alliance should be made with the Bijolia Kisan Panchayat, otherwise the peasant movement may take a violent form in Rajputana. In order to pacify and weaken down the Bijolia movement, a high-level committee was formed under the chairmanship of Robert Holland, the AGG of Rajasthan. In February 1922, Robert Holland held a meeting with the farmers and waived off 35 taxes. Unfortunately, due to complications in the state, this alliance could not take a permanent form. तो अब जब ये मूवमेंट्स बहुत जोर शोर से देशव्यापी में चारों तरफ फैलने लग गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब लगने लग गया कि इन बिजोलिया मूवमेंट्स के साथ में अब बातचीत करने में ही भलाई है, तो इनके साथ एक डील कर लेना चाहिए, एक कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए, नहीं तो ये आगे जाकर बहुत इश्यूज हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है कमीशन फॉर्म किया, चेयरमैनशिप ऑफ रॉबर्ट होलैंड, और इनके साथ बैठ के जो बिजोलिया मूवमेंट के लीडर्स थे उनकी मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के तहत एक कॉम्प्रोमाइज हुआ दोनों के अंदर में, और हॉलैंड ने जो है उसने 35 तरीके के टैक्सेशन को माफ कर दिया। तो लेकिन उसमें विडंबना एक ये थी कि बाद में कुछ इश्यूज हो गए और परमानेंट रूप से वो 35 टैक्सेस जो है वो हटते हटते जो है वो रह गई। In 1927, in opposition to the new arrangement of high rates of land revenue, the farmers left their cultivable land as advised by Vijay Singh Pathik to pressurize the state government. But contrary to the farmers' belief, when the state sought to auction this land, it got new farmers who were ready to claim that land. Pathik was blamed to be responsible for making the farmers leave their cultivable land. After which he detached from the movement, the farmers continued the movement to get their land back. It continued till 1941. तो इस तरीके से जो है विजय सिंह पथिक ने बाद में ये किया, किसानों को ये कहा कि तुम अपने खेतों को छोड़ दो, खेतों को छोड़ दो, उसमें कोई फसल मत करो, खाली रहने दो उसको, देखते हैं अब ये ब्रिटिशर्स और जागीरदार क्या करते हैं। तो उन्होंने अपने खेतों को खाली छोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, जो जागीरदार थे वो कहीं से दूसरी जगह से नए किसानों को उठा लाए जो उस खेती में जमीन करने को तैयार थे, उस जमीनों में खेती करने को तैयार थे, और वो शुरू कर दिए। तो अब ये किसानों की जमीनें उनसे चली गई,
तो अब ये जो है विजय सिंह पथिक को इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल मान रहे थे कि तुम्हारी वजह से जो है हमारी जमीनें चली गई। तो इस वजह से जो है विजय सिंह पथिक ने जो है इस मूवमेंट्स को छोड़ दिया और ये 1941 एडी तक चली। तो ये था बिजोलिया मूवमेंट। कल का 10th का रिजल्ट आया जिसमें दीक्षिता यादव ने 95% मार्क्स सिक्योर किए हैं। एसएसटी में वो 98 लाई है आउट ऑफ 100। अब देख लो इस साल तुमको 10th देना है और मैं ये चाहता हूं कि ये जो 95% का ट्रैक है ये टूटे। और उसने जो लेवल सेट किया है एसएसटी में 98 का आउट ऑफ 100 इन बोर्ड, इसको भी तोड़ा जाए। और इस साल तुम में से तुम लोग जो है इसको ब्रेक करो और मैं चाहता हूं कि इस बार कुछ ऐसा करो या ऐसा रिकॉर्ड तोड़ो कि इसको परफेक्ट 100, 98, 99, 98 तो ऑलरेडी आ चुका है, दीक्षिता लाई चुकी है। और सिर्फ दीक्षिता नहीं लाई है, हर्षित यादव भी लाया है। हर्षित यादव भी 97 मार्क्स लाया है एसएसटी में आउट ऑफ 100 इन बोर्ड। तो मैं चाहता हूं ये ट्रेंड को अब जो तुम्हारा सेशन है ये तोड़े, क्योंकि अब जो तुम्हारा बैच गया है वो मेरे पास थी लास्ट बैच और अब तुम एक डिसिप्लिन रूप में 10th में गए हो, हालांकि 10th में भी मैं हूं ही। तो मैं चाहता हूं ये ट्रैक रिकॉर्ड टूटे। कनिष्का अग्रवाल सुनाई दे रहा है? न्यारिका, सोनू, और मोटी तू चाहे पतली हो जाना, लेकिन इस बार एसएसटी में अगर तू ये ट्रेंड नहीं बनाई तो मैं पतली कर दूंगा, तेरे को ध्यान रखना। जी जान से लग जा। गुड। तो मैंने कल बिग सर से बात भी की थी और मैंने बिग सर को कॉन्फिडेंटली कहा भी है ये बात कि इस बार जो 10th बैच आई है वो इस ट्रेंड को तोड़ेगी दोनों ही तरफ से, ओवरऑल परसेंटेज में भी और बाकी सब्जेक्ट्स। हालांकि सभी सब्जेक्ट्स में मेहनत करो, सभी टीचर्स पढ़ाते हैं अच्छा, सभी मेहनत करते हैं। तो बाकी मेरे में तो मैं चाहूंगा ही कि ये ट्रेंड टूटे, और अगर ये ट्रेंड नहीं टूटा तो मैं तुम लोगों को तोड़ दूंगा, याद रखना। समझ गए ना? ओके। तो आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम सीकर पिजन मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं फिर नोट्स बता दूंगा। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर था, नेक्स्ट क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।
तो पापा